सो हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैब असिस्टेंट फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस जो हुआ था हमारा एग्जाम 2025 में। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने 50 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप वो देखना चाहो सो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? चूज द बेस्ट सिनोनियम ऑफ सरप्टिशियस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। हमें सिनोनियम बताना है सरप्टिशियस का। सिनोनियम का मतलब क्या होता है? सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स। ओके, सरप्टिशियस क्या होता है? ये होता है व्हेन समथिंग इज डन सीक्रेटली। ओके, ओपन जो है ये तो इसका ओपोजिट हो गया। ये एंटोनियम है, ये नहीं आएगा। ऑनेस्ट भी एंटोनियम है। सीक्रेटिव हमारा करेक्ट आंसर है। ट्रांसपेरेंट भी इसका एंटोनियम हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा सीक्रेटिव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट एंटोनियम ऑफ रिकैल्सिट्रेंट फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। रिकैल्सिट्रेंट का एंटोनियम बताना है। एंटोनियम इज ऑपोजिट। ओके, रिकैल्सिट्रेंट क्या होता है? ये होता है स्टबर्न। ओके, इसका डेफिएंट जो है ये सिमिलर हो गया। इसका मतलब भी होता है स्टबर्न, मतलब जिद्दी। स्टबर्न भी नहीं आएगा। ये दोनों क्या है इसके? सिनोनियम्स। हेडस्ट्रॉन्ग भी इसका सिनोनियम है। इसका मतलब भी होता है स्टबर्न। और कॉम्प्लिएंट जो है इसका मतलब होता है ओबीडियंट। ओके, स्टबर्न का ऑपोजिट होता है ना ओबीडियंट। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? कॉम्प्लिएंट, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब क्या होता है? ओबीडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फाइंड द वर्ड दैट इज द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ओके, अंडरलाइंड वर्ड का हमें एंटोनियम बताना है। सेंटेंस है, हिज लिविंग स्टाइल एंड कंडक्ट शोड हिम ओप्यूलेंट। ओके, ओप्यूलेंट क्या होता है? वेल्दी। ओके, हमें बताना है इसका ओपोजिट, एंटोनियम बताना है। और सम्टियस क्या होता है? इसका मतलब भी होता है वेल्दी। ये आ गया इसका सिनोनियम, ये नहीं आएगा। और हमारा वेल्दी तो नहीं आएगा। वेल्दी का ऑपोजिट तो पुअर होता है। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, पुअर। और ड्रूपिंग क्या होता है? कोई चीज लटक रही है उसको बोलते हैं। क्या आ जाएगा इसका सिनोनियम? होगा, हम लिख सकते हैं सैगिंग। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही वाज एक्यूज्ड ब्लैंक प्लेजियरिज्म आफ्टर सबमिटिंग हिज थीसिस। ओके, क्या आएगा यहाँ? प्रीपोजिशन हमने करेक्ट चूज करनी है। एक्यूज्ड के बाद हमारा हमेशा अक्सर क्या आता है? ऑफ। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ प्लेजियरिज्म आफ्टर सबमिटिंग हिज थीसिस। प्लेजियरिज्म क्या होता है? किसी मतलब साहित्यिक चोरी, मतलब हम कह सकते हैं किसी का स्टडी वर्क जो होता है उसको कोई चोरी कर लेता है। थीसिस होती है ना जैसे, उसको उसने उस पर इल्जाम लगा कि उसने उसकी थीसिस चोरी की। ओके, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्यूज्ड के बाद ज्यादातर क्या आता है? हमारा प्रीपोजिशन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यू आर रनिंग सो फास्ट दैट आई कैन नॉट कैच ब्लैंक विद यू। हमें प्रीपोजिशन बतानी है। इसमें क्या आ जाएगा? कैच अप विद यू, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा है कि आप बहुत तेज दौड़ रहे हो और मैं आपको पकड़ नहीं पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Fill in the blank with the correct pair of prepositions from the given choices. He waved at his parents blank the platform as the train was pulling blank the station. हमें यहाँ correct pair of preposition fill करना है। क्या आएगा? He waved at his parents in the platform आएगा? No, in तो नहीं आएगा। as the train was pulling blank the station, from the station, out of। यहाँ आएगा pulling out of the station। हमारा ए और डी ऑप्शन तो नहीं आएंगे आंसर में। he waved at his parents by the platform, no, by नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा? he waved at his parents on the platform as the train was pulling out of the station। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डॉक्टर ब्लैंक द ऑपरेशन टुमारो। ओके, यहाँ क्या आएगा? द डॉक्टर ब्लैंक द ऑपरेशन टुमारो। आने वाले कल की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर की
सो यहाँ फ्यूचर का टेंस यूज होगा, सो क्या आ जाएगा, पास्ट वाला तो नहीं आएगा, प्रेजेंट का भी नहीं, कंटिन्यूस भी नहीं, सो विल परफॉर्म आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है और यहाँ क्या दिया है, विल परफॉर्म। सो विल हमारा फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, पैसेज है और इसमें 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो क्या दिया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 58 to 60। ओके, सो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से पैसेज में आंसर ढूंढेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 58 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज। सो हमारे पैसेज का मेन फोकस क्या है, सो देखते हैं ऊपर पैसेज में, द ग्रेट बैरियर रीफ, वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड, faces threats from coral bleaching caused by rising sea temperature. Scientists are exploring innovative solutions such as coral farming, genetic engineering to restore damaged reefs. However, these interventions are costly and require international collaboration to be effective. सो हमारे पैसेज का मेन फोकस क्या है, ऑप्शंस क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ्स रोल इन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, हमारे पैसेज में इसके रोल के बारे में कुछ नहीं दिया गया। सो क्या है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कोरल रिस्टोरेशन, इसके बारे में भी नहीं दिया गया। हमारे पैसेज में दिया है थ्रेट्स टू द ग्रेट बैरियर रीफ एंड पोटेंशियल सोल्यूशन, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what does the passage suggest about solutions for coral bleaching? ओके, सो कोरल ब्लीचिंग की सॉल्यूशंस के बारे में पैसेज ने क्या बताया है। ओके, सो इसका क्या आ जाएगा, ये दिया है कहाँ, ये साइंटिस्ट्स आर एक्सप्लोरिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस सच एज कोरल फार्मिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। However, these interventions are costly and require international collaboration to be effective. So इनएक्सपेंसिव तो नहीं दिया, यहाँ दिया है कि एक्सपेंसिव है ये। सो क्या है, वाइडली अडॉप्टेड है, इसके बारे में भी नहीं कुछ बताया। दे रिलाई हैवीली ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यस, सो ये दिया है हमारा ऑप्शन सी में और पैसेज में भी। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज अ मेजर चैलेंज टू इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने में मेजर चैलेंज क्या आ रहा है कि ये कॉस्टली है और इसके लिए क्या चाहिए होता है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। सो हमारा आंसर आ जाएगा हाई कॉस्ट एंड नीड फॉर कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन एक पैसेज है और इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं। सो हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से पैसेज में ढूंढेंगे। ओके, सो कैटरपिलर्स कैन नॉट डिफेंड देमसेल्व्स बिकॉज दे, ओके, सो कैटरपिलर्स अपने आप को क्यों नहीं बचा पाते, क्योंकि क्या दिया है ऊपर, soft bodied animals like caterpillars often fall prey to voracious hunters like birds or reptiles, despite having no means to actively defend themselves with weapons like claws or jaws। लिखा है कि उनके पास claws और jaws नहीं होते। सो हमारा आंसर आ जाएगा caterpillars cannot defend themselves because they have no claws or jaws। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, experienced birds do not attack the Himalayan caterpillars because they are, okay, so क्या है, यहाँ दिया है क्या, it uses prominent colors to inform would-be predators in the event that an inexperienced और adventurous bird eat जब करता है caterpillar को, so क्या करता है, वो उसको vomit कर देता है बाहर और फिर क्या है, वो वापस सिमिलर स्पीशीज को नहीं खाता। क्यों नहीं खाता, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो टेस्टी नहीं होते। और क्या आएगा हमारा आंसर, एक्सपीरियंस्ड बर्ड्स डू नॉट अटैक हिमालयन कैटरपिलर्स बिकॉज दे आर, हिमालयन कैटरपिलर जो हैं वो क्या होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते, डिजीज भी नहीं, रिपल्सिव भी नहीं, क्या होते हैं वो, दे आर अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल क्या होता है, नॉट टेस्टी। ओके, सो एक बार जो खा लेता है वर्ड, वो वापस उसको नहीं खाता क्योंकि वो उनको टेस्टी नहीं लगते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज ए मार्टियर इज वन हु डाइज, सो ए रेयर एग्जांपल ऑफ ए मार्टियर अमंग एनिमल्स। ओके, सो मार्टियर कौन होगा, जो मर जाता है, कैसे, दूसरों को बचाने के लिए, यस। सो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, टू सेव अदर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, select the most appropriate option to fill in the blanks. Seats for mathematics, chemistry and history in a school are in the ratio 5:7:8.
there is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively, what will be the ratio of the increased seats? So मैथ्स की सीट्स, केमिस्ट्री की और हिस्ट्री की रेशो क्या दी गई है हमें? सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. ओके, सो मैं मैथ्स को लिख रही हूँ m. ओके, सो मैथ्स को लिखते हैं m. रेशो किसकी दी है? मैथ्स की, केमिस्ट्री की और हिस्ट्री की. सो इसकी रेशो कितनी है? 5:7:8. और दिया है कि इन सीट्स को बढ़ाया जा रहा है 40%, 50% और 75%. हमें नई रेशो बतानी है सीट्स की. क्या करेंगे? सो हम 40% निकालेंगे ऑफ 5. मैथ्स को 5 मान लेते हैं. ओके, 5 सीट्स हुई. सो 40/100 इंटू 5 करेंगे, क्या होगा? 5 20 होता है 100, 20 2 40, आ जाएगा 2. ओके, सो मैथ्स की सीट्स जो हैं वो 5 से कितनी बढ़ के हो जाएंगी? 7. सो नेक्स्ट रेशो लिखेंगे. नेक्स्ट हम निकालेंगे केमिस्ट्री की. कितनी दी है? 50%. सो 3 का हाफ हो जाएगा 50. सो कितना होता है 50%? 50% ऑफ 7 निकालेंगे. सो कितना आएगा? 1/2 इंटू 7 आ जाएगा 3.5. सो 7 से बढ़कर सीट्स हो जाएंगी 10.5. सो नेक्स्ट रेशो किसकी दी है? हिस्ट्री की. ओके, सो हिस्ट्री के लिए क्या दिया है हमें? 75%. 75% निकालेंगे हम 8 का. क्या आएगा? 75/100 इंटू 8. 3/4 होता है. 4 2 8, 6. सो ये कितनी हो जाएंगी बढ़कर? 14. 14 सीट्स हो गई. सो हमारे ऑप्शंस पॉइंट में तो नहीं दिए. सो क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. ओके, सो क्या करेंगे? मैथ्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री की रेशो. मैथ्स टू केमिस्ट्री इज टू हिस्ट्री. इसकी रेशो क्या दी थी हमें? 5:7:8. और ये बढ़कर कितनी हो गई? 7:10.5. 7 हो गई, यहाँ 10.5 हो गई एंड यहाँ 14 हो गई. सो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. इंटू 2 करेंगे, क्या आ जाएगा? 14 इस टू आ जाएगा 21 इस टू क्या आ जाएगा? 28. सो ये 7 से कट जाएंगे. 2 7 14 इस टू क्या आ जाएगा? 3 7 21, 4 7 28. आंसर हमारा आ जाएगा 2:3:4. सो ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. यहाँ क्या दिया है? द सैलरीज ऑफ 3 एम्प्लॉयज Virat, Rohit and Rahul are in the ratio 2:3:5. If the increments of 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salaries, what will be the new ratio of their salaries? So salaries दी है हमें 3 एम्प्लॉयज की, विराट, रोहित और राहुल की. रेशो दी है 2:3:5 और बताया है कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिला 15%, 10% और 20% का. हमें न्यू रेशो निकालनी है. ओके, सो यहाँ क्या करेंगे? लिखते हैं विराट इस टू लिखेंगे रोहित इस टू क्या आ जाएगा हमारा? राहुल. सो इनकी सैलरीज की रेशो है 2:3:5. ओके, सो ये दी है हमारी रेशो. और इंक्रीमेंट कितना मिला? विराट की सैलरी पर मिला 15%. सो 15% ऑफ 2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 15/100 इंटू 2. 2 5 10, 50. कितना आएगा? 10 5 53. सो कितना हो गया? 0.3. सो 2 में 0.3 ऐड होगा, सो हो जाएगा 2.3. सो विराट की सैलरी की रेशो क्या आएगी? 2.3 आ जाएगी. इस टू अब निकालेंगे हम किसकी? रोहित की. सो रोहित की सैलरी की रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना है? 10%. ओके, सो 10% ऑफ 3, ये तो हमें पता है 0.3 होता है. सो रोहित की सैलरी 3 से हो जाएगी 3.3. फिर आगे हमारी सैलरी किसकी? राहुल की. राहुल की पर कितना इंक्रीमेंट है? 20%. सो 20% ऑफ कितने पर आएगा? 5 पर. सो 5 का 20% कितना होता है? 20/100 इंटू 5. सो यहाँ 5. सो ये आ जाएगा 1. सो 5 में एक ऐड होगा तो 6 आ जाएगा. ओके, सो हमारी रेशो बन गई 2.3:3.3:6.
सो हमारे ऑप्शंस में पॉइंट तो नहीं है, सो इसको पॉइंट हटाना पड़ेगा। सो क्या करेंगे हम, ओके सो यहीं कर लेते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 10 से, सो हमारे पॉइंट हट जाएगा, क्या आएगा 23:33:60। सो हमारा आंसर हो जाएगा 23:33:60, ऑप्शन सी में दिया है। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The present ages of Usman and Travis are in the ratio 5:4 respectively. 3 years hence the ratio of their ages will become 11:9. What is Travis present age in years? Okay, so हमें यहाँ प्रेजेंट एज की रेशियो दी है उस्मान और ट्रेविस की 5:4 और बोला है 3 साल बाद उनकी एज की रेशियो होगी 11/9:9। सो क्या आएगा, ट्रेविस की प्रेजेंट एज निकालेंगे। सो कैसे निकालेंगे, सो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं उस्मान और ट्रेविस की प्रेजेंट एज की रेशियो 5:4। सो उस्मान की प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं 5x, ट्रेविस की प्रेजेंट एज को 4x। ओके, सो 3 साल बाद क्या होगा, 3 years लेटर। सो उस्मान की एज कितनी बन जाएगी, 5x + 3, ट्रेविस की बन जाएगी 4x + 3। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, उस्मान और ट्रेविस की एजेस की जो रेशियो है कितनी है, 11:9। इसको 11/9 लिख सकते हैं, किसके इक्वल आएगा, 5x + 3 अपॉन में आ जाएगा 4x + 3। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 3 से, 5x + 3 को करेंगे 9 से, कितना आएगा 44x + 33 = 45x + 27। सो यहाँ से x की वैल्यू आएगी कितनी, 44, 45 से माइनस होगा, सो कितना होगा, यहाँ क्या आ जाएगा 33 से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा और यहाँ x बचेगा। सो x की वैल्यू हो गई हमारी 6 और हमें क्या निकालना है, ट्रेविस की प्रेजेंट एज। ओके, सो ट्रेविस की प्रेजेंट एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे x तो दिया है हमारा, x की वैल्यू आ गई 6। सो ट्रेविस की प्रेजेंट एज, सो ये कैसे आएगी हमारी, x की वैल्यू 6 आ गई और ट्रेविस की प्रेजेंट एज हमने 4x सपोज की थी। सो 4x आ जाएगा, 4 × 6 आ गई 24 ईयर्स। सो हमारा आंसर हो जाएगा 24 ईयर्स और ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या है, the sum of the present ages of a mother and her daughter is 60 years. 6 years ago the mother's age was 5 times the age of daughter. After 6 years daughter's age will be, हमें दिया है कि प्रेजेंट एज की रेशियो दी है मदर और डॉटर की, सॉरी सम दिया है प्रेजेंट एज का मदर और डॉटर का 60 इयर्स। 6 साल पहले मदर की जो एज थी वो डॉटर की एज के 5 टाइम्स थी और 6 साल बाद की हमें डॉटर की एज बतानी है। सो क्या करेंगे, यहाँ 6 इयर्स एगो का लिखते हैं पहले। सो 6 साल पहले क्या था, डॉटर की एज हम लिखते हैं, डॉटर्स एज, इसको सपोज करते हैं x थी। सो मदर्स एज क्या आ जाएगी, 5 टाइम्स थी हमारे क्वेश्चन में दिया है, सो 5x मान लेंगे इसको। सो प्रेजेंट एज कितनी होगी इनकी, प्रेजेंट एज, सो प्रेजेंट एज आएगी डॉटर की, डॉटर्स एज, प्रेजेंट में डॉटर की एज हो जाएगी x + 6 और मदर की एज आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी 5x + 6, 6 साल दोनों में ऐड हो जाएंगे। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, दिया है कि प्रेजेंट एज का सम उनका 60 इयर्स है। सो क्या आ जाएगा, x + 6 + 5x + 6 हो जाएगा हमारा 60 इयर्स के इक्वल। सो यहाँ से 6x हो जाएगा +12 = 60। सो यहाँ से 6x की वैल्यू आएगी 60 - 12, कितना होगा 48। सो x क्या होगा 48/6, 6 8 48, सो 8 आ गया। सो ये 8 क्या आया हमारा, x की वैल्यू 8। सो डॉटर की एज 6 साल पहले हमने x सपोज की थी। सो डॉटर्स एज 6 इयर्स एगो कितनी थी, 8 इयर्स। सो प्रेजेंट एज कितनी आएगी डॉटर की, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर
वो कितनी होगी, x में 6 ऐड होगा, x कितना आया हमारा x की वैल्यू कितनी है 8 ईयर्स। सो 8 में क्या प्लस करेंगे 6 आ जाएगा हमारा 14 ईयर्स। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा है 6 साल बाद डॉटर की एज क्या होगी। सो क्या लिखेंगे, आफ्टर 6 ईयर्स डॉटर्स एज। सो डॉटर्स क्या लिखेंगे, आफ्टर 6 ईयर्स डॉटर्स एज कितनी आ जाएगी 14 ईयर्स, उसकी प्रेजेंट एज है, इसमें 6 ऐड होगा, सो आ जाएगा हमारा 20 ईयर्स। सो 20 ईयर्स हमारा आंसर है और दिया है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है, ए बॉक्स कंटेन्स 6 blue and 8 red marbles. One marble is drawn at random from the box. What is the probability that the marble drawn is red? So ये क्वेश्चन आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी पर। so यहाँ क्या करेंगे, पहले लिखते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, सो क्या है हमारे क्वेश्चन में दिया, कोई बॉक्स है उसमें क्या है हमारा 6 ब्लू मार्बल्स हैं, 8 रेड मार्बल्स हैं। ओके, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, रेड मार्बल की। ओके, सो क्या आएगा हमारा, पी से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी। सो 8 मार्बल्स हैं टोटल रेड वाले, सो क्या आएगा हमारा यहाँ, ओके सो आएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारी हो जाएंगी रेड की 8 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना आ जाएगा 6 + 8 दोनों आ जाएंगी, 8 अपॉन 14 है, कितना आएगा 4 2 8 7 2 14, 4 अपॉन 7। सो 4 अपॉन 7 हमारे दिया है ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Suppose a quadrilateral having a diagonal of length 10 cm which divides quadrilateral into two right triangles and the heights of the triangles with diagonals as the base are 4 cm and 6 cm। हमें बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो क्या करेंगे, ओके पहले ड्रॉ कर लेते। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये होता है हमारा 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। ओके, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना बट समझ लेना। ओके, सो ये आ गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, इसका ये आ गया हमारा डायगोनल। सो इसको हम लिख लेते हैं ए बी सी डी। सो क्या दिया है, इसमें डायगोनल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और क्या दिया है, डायगोनल के बाद क्या है, ये दो राइट ट्रायंगल्स में बट रहा है और क्या दिया है, यहाँ से डायगोनल दिया है और हाइट्स दी हैं ट्रायंगल्स की 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ लिख लेते हैं, ये आ गई 4 सेंटीमीटर। सो इसकी आ गई 6 सेंटीमीटर हाइट। सो हमें एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सो क्या आएगा, हम जब निकालेंगे पहले हम ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें ऐड करेंगे ए डी सी। क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ दिया है हमारे क्वेश्चन में कि ये जो डायगोनल है ये इसका बेस बन गया। क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो ए बी सी का क्या आ जाएगा, हमारा डायगोनल है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 6, इसमें ऐड करेंगे 1/2 इंटू बेस आ गया 10 सेंटीमीटर, हाइट आ गई 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 5 × 10 कितना हो गया, 6 5 × 30, 30 में क्या ऐड करेंगे 5 4 × 20। सो आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, बी। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 train tickets from town P to Q and 3 train tickets from P to R cost ₹77, but 3 train tickets from town P to Q and 2 tickets from P to R cost ₹73. What are the fares for towns Q and R from P? Okay.
सो इस क्वेश्चन में दिया है 2 ट्रेन की टिकट्स पी से क्यू तक और 3 पी से आर तक, इनकी कंबाइंड कॉस्ट है 77 और 3 ट्रेन की टिकट्स हैं पी से क्यू और 2 हैं पी से आर, इनकी कॉस्ट है 73। हमें बताना है पी से क्यू तक की टिकट का फेयर और पी से आर तक की। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं लेट द फेयर, सपोज करते हैं फेयर फ्रॉम टाउन पी टू क्यू, इसको मान लेते हैं हम x, और क्या करते हैं, सपोज करते हैं फ्रॉम p टू r, कितना मान लेते हैं y। ओके, सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 2 ट्रेन टिकट्स हैं फ्रॉम टाउन p टू q, सो p से q तक 2 टिकट्स हैं तो क्या लिखेंगे 2x, सो इसमें ऐड क्या करेंगे प्लस 3 ट्रेन टिकट्स हैं हमारी p से r तक, p से r तक 3 है, सो प्लस 3y हो जाएगा इक्वल्स टू 77, और क्या दिया है 3 ट्रेन की टिकट्स हैं पी से क्यू तक, सो उनको क्या लिखेंगे 3x, और इसमें क्या ऐड करेंगे 2 टिकट्स हैं पी से क्यू तक, सॉरी 3 है पी से क्यू तक और 2 टिकट्स हैं पी से आर तक, पी से आर तक है y, सो 2y लिखेंगे किसके इक्वल है 73 के। सो अब भी हम इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई x या y कोई एक टर्म को इक्वल करेंगे, सो मैं कर रही हूँ x को इक्वल। ओके, सो x को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ x को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, सो यहाँ क्या बन जाएगा 3 2 ज़ा 6x प्लस क्या हो जाएगा 9y, उसमें क्या ऐड होगा, ओ सॉरी इक्वल किसके होगा ये 7 3 ज़ा 21, 1 टू कैरी कितना 231 अपॉन यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 6x प्लस क्या होगा 4y, किसके इक्वल होगा 146। सो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ऊपर वाली टर्म से, सो क्या करेंगे यहाँ कैसे होगा 6x पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कैंसिल, आ जाएगा हमारा पॉजिटिव का 5y किसके इक्वल 11 से 6 गया 5, 12 से 4 गया 8, आ गया 85 के इक्वल। सो क्या लिखेंगे 5y हमारा आया 85 के इक्वल, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 85 अपॉन 15, 5 1 ज़ा 5 और क्या होगा 7 ज़ा 35, हमारे y की वैल्यू आ गई 7, और हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, कोई भी एक टर्म ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 77 लेते हैं। ओके, सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 77, सो y की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 17 इक्वल्स टू 77, सो क्या आएगा हमारा 2x प्लस 51 इक्वल्स टू 77, सो यहाँ से आएगा हमारा 2x किसके इक्वल 77 में से माइनस करेंगे 51 कितना आएगा 26। ओके, सो 2x आ गया हमारा 26 के इक्वल, सो x आएगा हमारा 13 के इक्वल। ओके, सो हमारे क्वेश्चन में क्या बताना था हमें, फेयर फ्रॉम टाउन P टू Q और किसका बताना था P टू R, क्या बताना था हमें P टू R, तो क्या लिखेंगे P टू R, सो P टू Q को हमने क्या सपोज किया था x, इसको माना था x और इसको माना था y, सो P टू Q का फेयर कितना आ जाएगा 13 रुपीज और P टू R का आ जाएगा 17 रुपीज, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सो ये देखो फर्स्ट और सेकंड तो गलत है, जिसने पूरा आंसर भी निकाल लिया अगर जल्दी कर दी तो गलत आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द फेयर्स फॉर टाउन्स Q एंड R फ्रॉम P, पहले Q की बात हो रही है मतलब P टू Q का पहले फेयर देखेंगे, सो P टू Q का आ गया 13, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।